अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो है वो हमें टॉपिक स्टार्ट करना है। जो नेक्स्ट हमारा डेरिवेशन थी, हमने ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है उसको क्या करना है, डिराइव करना है। सबको आवाज़ आ रही है ना? किसी को आवाज़ में तो कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं हो रही जी? तो हमने आज जो है वो ग्राहम्स का लॉ वो क्या करना है, डिराइव करना है। कहाँ से? हमने काइनेटिक इक्वेशन को क्या करना है, यूज़, और उसके बाद क्या उसको हमने यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, ग्राहम्स का लॉ डिराइव करना है। ठीक हो गया। सबसे पहले बात कुछ यूँ है कि हमारा जो स्मार्ट सिलेबस था उसके अंदर ये लॉ नहीं था। जब हमने स्मार्ट सिलेबस को डिस्कस किया है तो उस सिलेबस में डिफ्यूजन भी नहीं था, इफ्यूजन भी नहीं था, और ग्राहम्स का लॉ भी नहीं था। पेज नंबर 58 है और पेज नंबर 59 है। ये दोनों जो पेजेस हैं ये हमारे स्मार्ट सिलेबस के अंदर नहीं थे। ठीक है, तो इसलिए हमें नहीं पता कि डिफ्यूजन क्या है, रेट डिफ्यूजन का क्या होता है। मैं आपको सिंपल बताती हूँ कि जो ग्राहम्स का लॉ है वो क्या है। वो ये है, वो ये कहता है कि किसी भी गैस का जो रेट है डिफ्यूज होने का, डिफ्यूज होता है कि मॉलिक्यूल जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब जाएंगे, हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक हो गया। और ये जो इफ्यूजन है, इफ्यूजन ये होता है कि अगर कोई स्मॉल होल है तो उस होल के अंदर से वन बाय वन जब गैस के एटम्स बाहर एस्केप करते हैं तो हम उसको इफ्यूजन बोलते हैं। ये दोनों ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत डिफरेंस है, सेम प्रोसेसेस है। अब कहता है कि जो ग्राहम्स का लॉ है वो ये कहता है हमें कि किसी भी जो गैस का डिफ्यूजन का रेट है वो उस गैस की डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हम यूं भी कह सकते हैं कि किसी भी गैस का जो डिफ्यूजन का रेट है वो उसके जो मोलर मास है उसके भी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्योंकि जो डेंसिटी है वो क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, ऐसे ही है ना। तो हमने आज ये डिराइव करना है काइनेटिक इक्वेशन को यूज करके। हमने ग्राहम्स का लॉ क्या करना है, डिराइव। उसका लॉ ये है बच्चों कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन है वो डेंसिटी की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये है कि अगर किसी गैस की डेंसिटी ज्यादा है या अगर किसी गैस का मोलर मास ज्यादा है तो उसका डिफ्यूजन का जो रेट है वो लो होगा, या हम यूँ कह सकते हैं कि उसका मॉलिक्यूल का एस्केप करने का जो रेट है वो क्या है, लो। तो आज हमने वैसे ही क्या करना है, उसी लॉ को क्या करना है, डिराइव करना है, और काइनेटिक इक्वेशन को यूज करते हुए हमने क्या करना है, इस लॉ को डिराइव। ठीक है, मैंने आपको सिंपली बता दिया है कि ग्राहम्स का लॉ क्या था। हमने, क्योंकि ये हमारे स्मार्ट सिलेबस का पार्ट नहीं था तो हमने इस टॉपिक को नहीं याद किया। ठीक है, तो अब जो है, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, जैसे हमने बॉयज लॉ को डिराइव किया था, चार्ल्स लॉ को डिराइव किया था, एवोगाड्रोस लॉ को डिराइव किया था, तो स्मार्ट सिलेबस में काइनेटिक थ्योरी को यूज करते हुए हमने आज ग्राहम्स के लॉ को क्या करना है, डिराइव करना है। ये आपके बुक का पेज नंबर बनता है 63 के एंड पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने आज ये सारी जो कैलकुलेशंस हैं वो देखनी है, और हमने देखना है कि कैसे जो है किसी भी गैस का जो रेट है डिफ्यूजन का, डिफ्यूजन क्या है मैं फिर बता रही हूँ। डिफ्यूजन ये है कि मॉलिक्यूल जो है वो हाई कंसंट्रेशन से कहाँ पर जा रहे हैं, लो कंसंट्रेशन में जा रहे हैं गैस के मॉलिक्यूल। डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी होता है, जो हमारा सेल की मेम्ब्रेन है उसके अंदर भी डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, जिसके जरिए मॉलिक्यूल एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो हमने जो डिफ्यूजन है, हमारा जो चैप्टर गैसेस का है, तो हमने गैसेस के अंदर देखना है कि कैसे जो डिफ्यूजन है वो डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हमने ये चेक करना है कि कैसे जो डिफ्यूजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। जिस चीज का मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। हमने इक्वेशन की थी, डेंसिटी इज इक्वल टू टी एम ओवर आर टी। ठीक है, तो जिस गैस की डेंसिटी ज्यादा होगी उसका वेट भी क्या होगा, मास भी क्या होगा, ज्यादा होगा।
जब उसका मास क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उससे क्या होगा, उसको डिफ्यूज होने में, उसको मूव होने में आसानी नहीं होगी। वैसे ही जैसे एक चीज का वेट ज्यादा है, अगर दो लोग हैं और एक ज्यादा है, तो उसका वेट क्या होगा, कम होगा, वो इजीली क्या करेगा, मूव। तो यहाँ पर भी वही लॉ एप्लीकेबल है। तो हम करते हैं लॉ की तरफ, और आज हम इसको क्या करते हैं, डिराइव। हाँ जी, आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक हो गया, हमने ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को क्या करना है, आज डिराइव करना है। इसके लिए हमारे पास इक्वेशन है, वो कौन सी है, पी वी इज इक्वल टू 1/3 mnc² बार। ये वो इक्वेशन है जो काइनेटिक इक्वेशन हमने यूज की थी, ये वही इक्वेशन है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को यूज करते हुए आज ग्राहम्स लॉ को क्या करना है, डिराइव। ग्राहम्स लॉ क्या है, फिर बता रही हूँ, वो ये ला है जिसमें हम ये कहते हैं कि किसी भी चीज का जो डिफ्यूजन या इफ्यूजन का रेट है गैसेस का, उनकी डेंसिटी के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हम देखते हैं कि ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में कहता है काइनेटिक इक्वेशन फॉर द टू गैसेस विल बी, क्या होगी, पीवी इज इक्वल टू 1/3 mnc² बार। ये हो गया। अच्छा, अब क्या करना है, हमने एक जो गैस है, हमने कहा था कि अगर, मैंने जब चैप्टर 1 तो खैर हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब गैस का एक मोल होता है तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने होते हैं, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि फॉर 1 मोल ऑफ गैस, अगर गैस का 1 मोल है, तो उस गैस के 1 मोल के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो कितने होंगे, एन ए क्या है, एवोगाड्रोस नंबर। तो जहां पर n लिखा हुआ है, हम वहां पर ये लिखेंगे Na स्टैंड्स फॉर एवोगाड्रोस पार्टिकल्स। या अगर गैस का हमने 1 मोल यूज किया है, तो हम ये कहेंगे कि गैस के 1 मोल के अंदर जितने पार्टिकल्स होते हैं वो एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ठीक हो गया। और हमने जब डिस्कस किया था, मोल को डिस्कस किया था, आपने जब चैप्टर 1 में मोल देखा था, तो हमने कहा था कि अगर हमने किसी चीज का मोलर मास निकालना होता है, तो हम गिवन मास को अगर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास उस गैस का क्या आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा। तो मोलर मास को हम कैपिटल एम से लिखते हैं। ठीक है, तो एम जो है वो स्मॉल एम जो है वो किसी गैस का मास है। अगर गैस का मास 1 है, 1 मोल है हमारे पास, तो जो उसका गिवन मास होगा वो, और साथ जो एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, हमने इन दोनों को क्या किया, आपस में मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल एम। ये क्या है, मोलर मास गैस का, जिसको हमने किससे लिखा है, एम से। अब जो इक्वेशन नंबर 1 है, अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें क्या है, इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 1 में क्या है कि पीवी इज इक्वल टू 1/3 mnc² बार। mnc² बार क्या था, m मास था किसी गैस का, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, हम उसको बोलते हैं। ठीक हो गया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर 1 मोल है तो उसके अंदर एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो हमने Na लिख दिया। ठीक, अब हमने गिवन मास को नंबर जो है एवोगाड्रोस नंबर से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आ गया, मोलर मास आ गया। स्मॉल m मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर इज इक्वल टू मोलर मास। अब इक्वेशन 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू 1/3 m कैपिटल स्टैंड्स फॉर मोलर मास ऑफ द गैस, c² बार जो है वो क्या है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, तो 3p भी हो गया, 3 उस साइड पे किया तो pv से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, और साथ इस साइड पे हमारे पास क्या आ गया, mc² बार। ठीक है, अब क्या करना है, हमने c² बार को क्या रखा, एक साइड पे रखा, तो जो मोलर मास है वो कहाँ पर आ जाएगा, c² बार के साथ वहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, और दूसरी साइड पे इक्वेशन के वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो c² बार किससे इक्वल आ जाएगा, 3pv/m। क्या किया है, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हमने दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, पहले इक्वेशंस को, 3pv हो गया और साथ क्या आ गया, mc² बार। ठीक हो गया। अब अगर हमने
सी स्क्वायर बार निकालना है, मतलब अगर मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालनी है तो हमने क्या करना है, मोलर मास जो है वो इक्वेशन की किस साइड पे आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, और वो क्या बन जाएगा 3 पी बाई एम। एम स्टैंड्स फॉर मोलर मास। ठीक है, अब बच्चे क्या किया उसने इक्वेशन के अंदर, अगर आप ध्यान से देखें तो उसने जो मास था वो इज इक्वल टू जो ओवर है उसके नीचे है, जो वॉल्यूम है वो ऊपर है, तो उसने क्या किया है, उसने वॉल्यूम को उठा के कहाँ पर ले आया, नीचे ले आया। ऊपर वॉल्यूम क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके वॉल्यूम क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो सी स्क्वायर बार किसके इक्वल आ गया, 3p और m/v। अब हम इस सबको हमने जब डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है तो क्या होती है डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या होगी, मास बाय वॉल्यूम। तो जहाँ पर 3p था और साथ m/v आ गया, तो d स्टैंड फॉर डेंसिटी, तो 3p/d। 3p/d क्या है, तो मास ओवर वॉल्यूम की जगह पर हमने क्या लिख दिया, d लिख दिया, d स्टैंड फॉर डेंसिटी। ठीक है, अब यहाँ तक तो समझ आ गई होगी, हम चलते हैं नेक्स्ट पेज। जी नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाई दे रहा है, हमने जो इक्वेशन नंबर 3 थी उसका क्या किया है, स्क्वायर रूट लिया है, सी स्क्वायर बार का, और साथ ही p/d का क्या किया है, स्क्वायर रूट लिया है। जब हमने इन दोनों का क्या किया, स्क्वायर रूट लिया है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, जब हम मीन स्क्वायर वेलोसिटी का क्या लेते हैं स्क्वायर रूट, तो वो क्या बन जाती है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो जब हमने सी स्क्वायर मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर रूट लिया, दोनों साइड पे हमने इक्वेशन के क्या ले लिया, स्क्वायर रूट। मैंने लिखा हुआ है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ इक्वेशन नंबर 3, जो पीछे इक्वेशन नंबर 3 जिसका हमने स्क्वायर रूट लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, सी स्क्वायर बार अंडर रूट और साथ ही p/d का भी अंडर रूट। अब हमने पढ़ा हुआ है कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जब अंडर रूट लें तो वो किससे इक्वल होती है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के। ठीक हो गया, तो कहते हैं कि जो किसी चीज की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कि अगर किसी चीज की वेलोसिटी ज्यादा है, सिंपल सी बात है ना, अगर किसी चीज की वेलोसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि उसका डिफ्यूजन का रेट भी ज्यादा है, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि वो एस्केप भी आसानी से हो जाएगा। अगर वो वेलोसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब है वो आसानी से क्या कर रहा है, ज्यादा डिस्टेंस क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो इससे क्या होगा, अगर सी स्क्वायर बार है तो हमने कहा कि वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक हो गया, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन के इक्वल क्या होगी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, तो हमने जहाँ पर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी लिखी थी वहां पर हम ये भी लिख सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन किसके इक्वल आ गया, 3p/d के। अब वो कह रहा है कि जो ग्राहम्स का लॉ है वहां पर हम टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखते हैं और प्रेशर भी। यहाँ पर इस इक्वेशन में प्रेशर ही लिखा हुआ है, टेम्परेचर तो लिखा ही नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि प्रेशर भी कांस्टेंट है और साथ क्या कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है और साथ हमारे पास 3 जो है वो वैसे ही कांस्टेंट है। तो कहता है ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट थी तो रेट जो डिफ्यूजन या इफ्यूजन का रेट था वो उसकी डेंसिटी के क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो कहता है इट शोज दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट डेंसिटी। तो किसी भी चीज जो, तो ये किसकी स्टेटमेंट थी, ग्राहम्स लॉ की स्टेटमेंट थी, जिसमें हमने ये देखा है कि किसी भी चीज का, किसी भी गैस का जो रेट है डिफ्यूज होने का या फिर क्या होने का, इफ्यूज होने का, वो किसके प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, उसकी डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। समझ आ गई बात की। ये स्क्रीन पे जो जो आप हरकतें कर रहे हैं मुझे सब दिखाई दे रही है, मैंने आप लोगों को मीटिंग से निकाल देना है। ये बच्चे आप अपनी, ये मेरी बात याद रखें, मैंने आप लोगों के नेम नोट कर ली है, मैं अभी फिर आप लोगों को मीटिंग से निकालती हूँ। ये जो आप स्क्रीन पे हरकतें कर रहे हैं ना, रुक जाए जरा आप। अच्छा, तो क्या किया हमने, रेट जो है लॉ पढ़ा है आज, ग्राहम्स का लॉ जो हमने पीछे नहीं पढ़ा हुआ था। तो उसमें हमने ये कहा था कि किसी भी गैस का जो डिफ्यूजन का रेट है या फिर डिफ्यूजन का रेट है वो किसके डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसकी डेंसिटी के। डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। तो अगर किसी चीज का मोलर मास ज्यादा है तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, बस इतनी सी बात है। ये हमारा ग्राहम्स का लॉ था जो हमने क्या किया है, इसको आज जस्टिफाई किया है। कल हमने पढ़ना है कैनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, और उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक प्लाज्मा रह जाएगा और फिर हमारा चैप्टर 3 खत्म हो जाएगा। तो आज जो है वो हमने, आसान है ये, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि हमने पीछे ग्राहम्स का लॉ डिस्कस नहीं किया हुआ, बाकी
बॉयज ला चार्ल्स ला हमने पीछे डिस्कस किए हुए थे, इसलिए हमें जो है वो सॉल्व करते हुए मुश्किल नहीं आई। लेकिन अगर आपने ग्राहम्स का लॉ देखना है तो पीछे काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी से पीछे वाला जो टॉपिक है ये वही है, जिसमें उसने सिर्फ सिंपल सी बात की थी। उसने कहा था कि किसी भी गैस का जो रेट है डिफ्यूज होने का या इफ्यूज होने का, सरफेस से बाहर निकलने का, वो उसके डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी चीज का वेट ज्यादा होता है तो ऑब्वियस सी बात है उसको निकलने में, उसको मूव करने में मुश्किल आएगी। ठीक है, तो जिस चीज का वेट हल्का होगा, जो चीज वजन में हल्की होगी, उसको एस्केप करने में आसानी होगी। तो यही लॉ उसका था। उसने कहा था किसी भी गैस की जो रेट है डिफ्यूज होने का या फ्यूज होने का, वो उसके डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी चीज ज्यादा डेंसर होगी उतना ही उसका रेट स्लो होगा। तो हमने आज इक्वेशंस को यूज किया, काइनेटिक इक्वेशन को यूज किया, m को सिर्फ na से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ गया, मोलर मास। उसको हमने इक्वेशन में पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और हमने कहा कि रेट जो है डिफ्यूजन या फ्यूजन का वो उसकी डेंसिटी के इनवर्सली